जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द प्री सिक्योर ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के अगस्त 25 प्री सिक्योर में हम लोग करंट अफेयर्स के इन टॉपिक्स को प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एजेंडा मैं तुम्हें समझा देता हूँ हमें आज प्री सिक्योर में करना क्या है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, एक चीज़ तो विजुअल है यहाँ पे कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, दे वर्क फॉर द रिफ्यूजी प्रोटेक्शन। रिफ्यूजीज़ का जो स्टेटस है उनको लेकर वर्ल्ड में जहाँ पर भी चाहे हम पैलेस्टाइन की बात करें, गाजा स्ट्रिप की बात करें, या यूक्रेन की बात करें, सूडान की बात करें, इन जिन नेशंस में भी रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है, अफगानिस्तान की बात करें, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यूएनएचसीआर अपना वर्क करता है। इससे रिलेटेड कई रिपोर्ट्स भी आते हैं। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट जून 2025 में पब्लिश किया गया, जिसे हमने तब भी डिस्कस करा था। आज भी हम इसके कुछ फीचर्स देखेंगे। तो किस टाइप के रिपोर्ट्स यूएनएचसीआर इशू करता है, हम उसे किस तरह से अपने प्रीलिम्स एंड मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सहारिया ट्राइब। नेक्स्ट टॉपिक सहारिया ट्राइब है। इस सहारिया ट्राइब के बारे में हमें जानना क्या क्या है कि इनका लोकेशन क्या है, इनका स्प्रेड किन स्टेट में है, इनका कंडीशन क्या है, ये ट्राइब क्या इनका एसटी स्टेटस है या पीवीटीजी स्टेटस है, इससे रिलेटेड क्या फीचर्स जो हमारे लिए करंट अफेयर स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज स्लिट आई शार्क। ये एक स्पीसीज जो कि न्यूज में है, स्लिट आई। और ऐसे स्पीसीज से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इनका IUCN स्टेटस, क्या कंजर्वेशन स्टेटस है इनका रेड लिस्ट में, एंड इनके क्या फीचर्स हैं जो हमसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हमारा आएगा उद्यम पोर्टल। और यहाँ आज जो हम उद्यम पोर्टल की बात करेंगे, ये उद्यम सखी पोर्टल की बात करेंगे जो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए है। सो द मिनिस्ट्री विच इज एसोसिएटेड विथ उद्यम पोर्टल, क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे वीमेन लेड हम एंटरप्रेन्योरशिप को लार्ज स्केल पर है या मीडियम स्केल पर है, माइक्रो एंटरप्राइजेज स्केल पर है, किस स्केल पर है, वो हम उद्यम पोर्टल के फीचर्स देखेंगे आज। देन अन्न चक्र। अन्न चक्र के वर्ड से, इस स्पेसिफिकेशन से हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जरूर अन्न मतलब फूड सिक्योरिटी की बात हो रही होगी। सो फूड सिक्योरिटी की बात के लिए क्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, या फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या बाकी इंस्टीट्यूशंस के हेल्प से PDS को इंश्योर किया जा रहा है, ये हमारा एजेंडा होगा। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहले हम अगस्त 22 के प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज के लिए आपका न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। सो दिस वुड बी द एजेंडा ऑफ टुडेज प्री सिक्योर, या आज के प्री सिक्योर का एजेंडा होगा। अब आगे चलने से पहले तुम्हारे लिए एक अनाउंसमेंट जो मैंने पहले भी किया है, आज फिर से बता दे रहा हूँ, दैट वी हैव क्रिएटेड अ न्यू चैनल स्मार्ट IAS UPSC। इसका जो स्मार्ट IAS UPSC का जो हैंडल है इस चैनल का, वो भी एकदम सिंपल है, इसी टाइप से स्मार्ट IAS का UPSC चैनल। सो स्मार्ट IAS UPSC, so subscribe this channel so that you can get the regular updates related to UPSC। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसे हमने परसों ही क्रिएट किया था जब UPSC मेंस का पेपर स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे GS पेपर 1, 2 इसका डिस्कशन और अप्रोच आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और साथ ही एक और अनाउंसमेंट मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ कि सितंबर 1, 2025 से जो आपका प्री सिक्योर का सेशन है, the pre-secure session would be held on this channel Smart IAS UPSC। Smart IAS UPSC चैनल पे ही प्री सिक्योर का सेशन करवाया जाएगा। ठीक है, सो सब्सक्राइब दिस चैनल। आज अभी अगस्त 25 की हम बात कर रहे हैं, तो अगस्त 25 से लेकर अगस्त के लास्ट डेट 31 या 30, जब तक प्री सिक्योर के जो शेड्यूल डेट हैं तब तक हम इस चैनल पर करेंगे। देन स्मार्ट IAS UPSC पे हम प्री सिक्योर करेंगे सितंबर 1 से, इसलिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक भी जो रेगुलर अपडेट मिलेगा आपको, वो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। चलिए फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं। पहला टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज से रिलेटेड। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज UNHCR। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, क्योंकि द हिंदू में एक आर्टिकल आता है जिसमें ये मेंशन किया जाता है दैट UNHCR सस्पेंड्स रिपेट्रिएशंस ऑफ रेफ्यूजीज टू श्रीलंका। हाँ जी, सिर्फ अफगानिस्तान, येमेन या फिर पैलेस्टाइन, यूक्रेन की बात नहीं हो रही है। हमारे पास में श्रीलंका में भी रिफ्यूजी क्राइसिस अराइज होता है। नॉट ओनली इन श्रीलंका, हम कई बार इसे म्यांमार, बांग्लादेश में भी देखते हैं। तो ग्लोबल लेवल पर जहाँ पर भी रिफ्यूजी क्राइसिस होगा, UNHCR वहाँ वर्क करने आता है। सो अब हम डिटेल्स देखेंगे इन क्वेश्चन के थ्रू
पहला जो क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दैट यूएनएचसीआर इज अ यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, जो मैंने तुम्हें बताया है, विच वर्क्स विच प्रोटेक्ट रेफ्यूजीज एंड फैसिलिटेट्स देयर रिटर्न और रिसेटलमेंट। ये रेफ्यूजीज के लिए वर्क करता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, कि जो रेफ्यूजीज हैं उनको किस तरह से उनके ओरिजिनल प्लेस, जो उनका प्लेस है जहाँ से वो निकल कर बाहर किसी प्लेस पर आए थे, वो किस तरह से वहाँ रिसेटल हो सकते हैं, रिटर्न हो सकते हैं, इसको लेकर यूएनएचसीआर अपनी एक्टिविटी करता है, यूनाइटेड नेशंस की ये एजेंसी। Then the second statement is that it has been awarded the Nobel Peace Prize। अब यहाँ पे ना इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, नोबेल पीस प्राइज इसे मिला है, ये तो हम जान सकते हैं कि ओके यूएनएचसीआर इतनी बड़ी बॉडी है जो ग्लोबल लेवल पे रिफ्यूजी प्रोटेक्शन का काम कर रही है, तो नोबेल पीस प्राइज तो मिलेगा, बट किस ईयर मिलेगा, 1954 एंड 1981, इज इट करेक्ट? तो यस इट इज करेक्ट। और ये ना आपको याद रखना है, ये आपको रेगुलर रिवीजन से आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस यूएनएचसीआर को 1954 एंड 1981 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। Okay, so second is also correct. The third is that the Nansen Refugee Award was instituted by UNHCR in 1954 to recognize outstanding service to refugees, displaced or stateless people. कि UNHCR ने खुद एक अवार्ड स्टार्ट किया, नोबेल पीस प्राइज तो उन्हें नोबेल फाउंडेशन की तरफ से मिला है 2 बार, फिर खुद UNHCR ने एक अवार्ड स्टार्ट किया है, नैनसन रिफ्यूजी अवार्ड, जो कि किस चीज़ के लिए, आप रिफ्यूजीज के लिए अगर कोई आउटस्टैंडिंग सर्विस कर रहे हो देन यू वुड बी गिवन दिस अवार्ड। अब आपके लिए एक पहला टास्क आज का क्या हो गया कि नैनसन अवार्ड आपको मालूम करना है, दैट नैनसन रिफ्यूजी अवार्ड ये 2024 में या 2025 में रिसेंट में किस ऑर्गेनाइजेशंस को या किस इंडिविजुअल को अवार्ड किया गया है, दैट यू विल फाइंड एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Third is also correct by the way. Fourth statement, its headquarters are located in New York, United States is not correct. Only 1, 2 and 3 are correct. इसके हेडक्वार्टर की हम बात करें then we can see that the UNHCR headquarters is located in Switzerland, Geneva. Geneva, स्विट्जरलैंड में UNHCR का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इसके हम बेसिक डिटेल्स देख चुके हैं कि UNHCR की ये एजेंसी रिफ्यूजी राइट्स को वर्ल्ड वाइड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1950 में द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस दे एस्टैब्लिश इट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लार्ज लेवल पे रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा था उससे डील करने के लिए एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखें तो इट इज गवर्न्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट part of United Nations, and the Economic and Social Council, they actually govern it. General Assembly and Economic and Social Council, जनरल असेंबली जिसके मेंबर्स ऑलमोस्ट यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स होते हैं, वो सारे लोग मिलकर इसको गवर्न करते हैं। फंडिंग वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन डिफरेंट गवर्नमेंट्स के थ्रू होता है, इवन प्राइवेट डोनर्स भी फंड कर सकते हैं। नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो एक बार फिर से याद रखो 1954 एंड 1981, ये आपको ना याद करना है रेगुलर रिवीजन से कि इन दोनों बार इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। एंड द नैनसन रिफ्यूजी अवार्ड इज स्टार्टेड बाय देम, द यूएनएचसीआर बॉडी। अब हम रिपोर्ट पर आते हैं तो यूएनएचसीआर बेसिकली ये 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। एक है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जो एनुअली पब्लिश किया जाता है ना। दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली, हर साल जून के महीने में पब्लिश किया जाता है। अगर हम ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2024 की बात करें तो ये अभी जून 2025 में पब्लिश किया गया 2024 के कंडीशन के अकॉर्डिंग। और क्या देखा गया दैट बाय द एंड ऑफ 2024 एस्टिमेटेड 123.2 मिलियन पीपल वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड। ये काफ़ी लार्ज नंबर है, दिस इज अ कंसर्न। ये आप अपने मेंस के आंसर में सोशल जस्टिस में या इंडियन सोसाइटी में अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप वहाँ पे कोट कर सकते हो इस नंबर को, इस फिगर को। ऐसे ऑथेंटिक रिपोर्ट कोट करने से ना, अभी हमने देखा यूपीएससी मेंस में देखा कि कई ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पे हम लोग प्री सिक्योर के जो डाटा है उसको कोट कर सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ कि प्री सिक्योर इज नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स बट इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। Okay, so by the end of 2024, 123.2 million people were forcibly displaced due to different reasons like conflict, violence, human rights violations and other issues, जो कि 2023 से ज़्यादा है। इट्स एन इंक्रीज, सो इट इज़ रियली अलार्मिंग कि हम लोग रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। 2023 से 2024 में ज़्यादा लोगों का ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुआ है। एंड दैट्स वाई दिस ट्रेंड रिपोर्ट, द ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट ऑफ यूएनएचसीआर इज कंसर्न फॉर द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर नेशंस एज वेल, अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। एक दूसरा रिपोर्ट जो ये मिड ईयर रिपोर्ट के नाम से पब्लिश करता है अक्टूबर में, मतलब अब जून से लेकर अक्टूबर का जो डाटा है वो अक्टूबर में पब्लिश हो जाएगा।
अराउंड 6 मंथ का डाटा जून से अक्टूबर लगभग मिड ईयर रिपोर्ट हो गया, और मिड ईयर रिपोर्ट का फिर जो आगे एनालिसिस है ना उसको सॉरी गाइज, जो मिड ईयर रिपोर्ट है, ये मिड ईयर रिपोर्ट फिर आगे यूज किस चीज के लिए होता है, तो इसे आगे यूज किया जाएगा फिर ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट बनाने के लिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सहारिया ट्राइब। हम सहारिया ट्राइब पर आते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बड़ा अच्छा डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश किया जिससे हम कुछ चीज सीख सकते हैं। पहला क्या, दैट सहारिया ट्राइब इज ए पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, आज भी मैं तुम्हें बताऊंगा ब्रीफली फिर से। कहाँ बेसिकली पाया जाता है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ इसके आसपास के जो स्टेट्स हैं वहां भी आप इनको देख सकते हो। आज हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, इनके हेल्थ कंडीशन के बारे में, दैट द हाई रेट ऑफ टीबी, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज इन सहारिया ट्राइब इज लिंक्ड टू द माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक फैक्टर्स। जो माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक फैक्टर्स इन ट्राइब में मिलते हैं उसके वजह से टीबी रेट सहारिया ट्राइब में काफी ज्यादा है। ये स्टडी अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में किया गया। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, दैट द सहारिया ट्राइब इज रिकॉग्नाइज्ड एट पीवीटीजी इन इंडिया। यस, इट इज करेक्ट, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज पीवीटीजी। इसे पीवीटीजी के फॉर्म में, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल्स, अभी मैं फिर से आऊंगा इसमें वापस। दूसरा क्या, दे आर प्राइमरली फाउंड इन मध्य प्रदेश। अभी तो हमने न्यूज़पेपर की क्लिपिंग में भी देखा कि मध्य प्रदेश में तो मिला ही है, साथ ही साथ उनके एडजॉइनिंग स्टेट्स, मतलब वेस्ट में राजस्थान, ईस्ट में उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी ये ट्राइब के लोग मिलते हैं। इवन यू कैन फाइंड देम इन छत्तीसगढ़ एज वेल, उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। थर्ड, द सहारिया ट्राइब इज ऑल्सो नोन बाय अदर नेम्स सच एज सहर, सैर, सवर, सवनार, सहरा। ये सारे सिनोनिम टाइप के या आपको एक ही टाइप में प्रोनाउंस होने वाले नेम हैं। सहारिया ट्राइब को इन नाम से भी जाना जाता है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू सहारिया ट्राइब्स। ये डिटेल्स आपको याद रखने हैं। अब हम इनके बाकी फीचर्स पे आए सहारिया ट्राइब के, तो इनकी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो काफ़ी कम पॉपुलेशन है। एज पर द 2011 सेंसस 6 लाख पॉपुलेशन है। आप यहाँ पे एक पिक्चर भी यूज किया गया है इलस्ट्रेशन के लिए सहारिया ट्राइब में। आप देख सकते हैं कि इनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना कुछ खास हुआ नहीं है, दैट यू कैन फाइंड। इन्हें इन नामों से बुलाया जा सकता है जो हमने देखा है। रिलीजन की अगर हम बात करें कि ये सहारिया ट्राइब कौन से रिलीजन को फॉलो करता है, तो उसके लिए ना आपको इनके रूट पर जाना होगा। The people of Saharia tribe they draw their origin from the सबरी of रामायण। रामायण में जो माँ सबरी थी जिन्होंने बेर चख कर दिए थे प्रभु श्री राम को ताकि प्रभु श्री राम को खट्टे बेर ना मिले, ये अपना ओरिजिन उन्हीं सबरी माँ से ड्रॉ करते हैं। कई और भी कहानियां हैं कि ब्रह्मा जी ने इनका निर्माण किया था, फिर किसी बस नाराज हो गए और कुछ श्राप दिया। ऐसी भी कई कहानियां इनके ओरिजिन को लेकर होती हैं, एंड दैट्स व्हाई दे फॉलो लार्जली द हिंदू प्रैक्टिसेस। ठीक है, ओके। बाकी हम इनके इन्फो की बात करें कि इनका फैमिली स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सिंस नंबर अभी काफ़ी कम है, जो स्मॉल जॉइंट फैमिली में ये एग्जिस्ट करते हैं। दे हैव द कास्ट सिस्टम, जो इनका शेड्यूल ट्राइब वाला पीवीटीजी वाला जो कास्ट सिस्टम है ये उसी को फॉलो करते हैं, एंड दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। मीन्स दे ट्राई टू मेंटेन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू देयर ट्राइबल स्टेटस। लैंग्वेज इनका कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, दे माइट हैव लॉस्ट इट एंड दैट्स व्हाई दे स्पीक द लोकल डायलेक्ट विच इज बीइंग स्पोकन इन मध्य प्रदेश एंड एडजॉइनिंग रीजन्स ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एज वेल। डिफरेंट डांस के लिए सहारिया स्वांग या डिफरेंट जो डांस हो सकता है लोकल लेवल्स पे, होली के फेस्टिवल के ड्यूरेशन में या बाकी फेस्टिवल में वो इसको परफॉर्म करते हैं। अलग रहने की इनकी आदत है, बट दे ऑल्सो लीव विथ अदर मेंबर्स। नंबर काफ़ी कम है तो अब ऐसा नहीं हो पाता है कि सारे ट्राइब्स कंप्लीटली डिफरेंट रहें, वो बाकी लोगों के साथ भी रहते हैं। सो दैट इज अ कॉमन थिंग। घर जो बने होते हैं इनकी उसमें ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो पत्थरों से बने हुए घर होंगे। ठीक है, लोकल लेवल पे हम इसको पतोरे बोलते हैं लोकल लेवल्स पे। सो दीज आर द टर्म्स विच आर एसोसिएटेड विद देयर हाउसेस एंड देयर लिविंग्स। यहाँ पर एक मैंने तुम्हारे साथ एक क्लिपिंग और कुछ फैक्ट एसोसिएट किए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्या बोल रहा है, दैट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द पीवीटीजी शुड हैव दिस क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा किसी ट्राइब को, दैट दे शुड हैव द प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में जब ह्यूमन केव डिवेलर्स थे और धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया नियोलिथिक पीरियड से, दे शुड हैव दैट नॉलेज।
साथ ही साथ काफी लो लेवल ऑफ लिटरेसी होनी चाहिए ताकि सरकार इसको दूर कर सके, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। द सहारिया ट्राइब दे फुलफिल ऑल दिस क्राइटेरिया एंड दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड इनटू द पीबीटीजी कैटेगरी। अभी इंडिया की हम बात करें तो 75 पीबीटीजी कैटेगरी हैं स्प्रेड अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया एंड दिस कैटेगरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975। 1975 में इस कैटेगरी को स्पेसिफिकली बनाया गया था। The next question is slit eye shark. This species was mentioned in the news, slit eye shark, जहाँ पे ये कहा जा रहा है that the slit eye shark discovered in remote Indian Ocean location. आप पहले इस शार्क के पिक्चर को देखो, इनकी पिक्चर आप देख सकते हो तो इनके आंख पे जरा ध्यान डालिए, स्लिट दिखता है, स्लिट फॉर्म में दिखता है, छोटी सी आई जिसको ये बड़ा करते हैं देखने के लिए, मतलब अपने सपोज किसी प्रे को देखने के लिए अपनी आंखों को बड़ा करेंगे, इस वजह से इनका एक नाम पड़ गया स्लिट आई शार्क। ठीक है, चलिए, तो स्लिट आई शार्क की अभी रिसेंटली डिस्कवरी हुई है रिमोट इंडियन ओशन रीजन में। अब हम इनसे रिलेटेड बात करेंगे, स्लिट आई शार्क से रिलेटेड। तो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज, जब भी ऐसी कोई स्पीसीज होती है तो उनका IUCN रेड लिस्ट में क्या स्टेटस है वो तो जरूर पूछा जाता है एंड दैट थिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम इनके IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो दे आर क्लासिफाइड एज नियरली थ्रेटेंड। ये नियरली थ्रेटेंड फॉर्म में क्लासीफाई हैं एंड दिस इज करेक्ट, ये चीज करेक्ट है। मतलब स्लिट आई शार्क दे आर क्लासिफाइड एज एंटी कैटेगरी इन द IUCN रेड लिस्ट। तुम्हारे लिए एक टास्क यहाँ पर ये हो गया कि आपको साइट्स में ये कौन सी अपेंडिक्स में है ये भी आप मुझे ढूंढकर बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, साइट्स की किस अपेंडिक्स में कवर होते हैं। देन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा था, इट इज ए स्मॉल बॉडीड शार्क। यस, इनके बॉडी का साइज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता है। फाउंड इन शोर वाटर्स थ्रू आउट द इंडो वेस्ट पैसिफिक। इंडो वेस्ट पैसिफिक में मिलते हैं, अभी रिसेंटली इंडियन ओशन रीजन में भी इनको साइट किया गया है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस केस, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बॉडी फीचर्स की बात करें तो स्मॉल शेप्ड शार्क होते हैं, ज़्यादा बड़े मिलते नहीं है, इंडो वेस्ट पैसिफिक में मिलते हैं। दे हैव द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ स्लिट लाइक आईज, दैट्स वाई स्लिट शार्क इनका नाम दिया गया है। ऐसे आई की वजह से ये जो छोटा आई है जिसको ये इलोंगेट करते हैं, दे कैन इनहेंस देयर विजन इन लो लाइट कंडीशंस, ताकि ये ऑब्वियसली अपने प्रे को अटैक करके उन्हें खा सकें, जो भी इनका हैबिट है। इनके हम फाइंडिंग्स की बात करें तो यू कैन फाइंड देम इन ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ द इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन बिटवीन द 34 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, चाइना, मोजाम्बिक, इन नेशंस में आपको मिल सकते हैं ये शार्क। और भी हम इनके फीचर्स की बात करें कि ये शार्क के बारे में हमें और क्या फीचर्स याद रखने हैं, तो एक स्मॉल शार्क अपने स्लेंडर नैरो फेस के लिए जाना जाता है। लेंथ इसकी 95 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती नहीं है, सो काफ़ी शार्प है। टीथ भी इसके स्मॉल होते हैं, फिर भी ह्यूमन के लिए ये डेंजरस है, बट उतना ज़्यादा किसी बड़े स्पीसीज को हार्म नहीं पहुंचा पाएगा, ह्यूमन के लिए डेंजरस है। ग्रे वाइट कलर के इनके ये आपको शार्क दिखेंगे। दिस स्पीसीज बिलोंग्स टू रेक्वियम शार्क फैमिली एंड इनका साइंटिफिक नेम लॉक्सोडोन मैक्रोहिनस होता है। ये साइंटिफिक नेम्स कभी कभी पूछे जाते हैं, दैट्स वाई रिवीजन के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज उद्यम सखी पोर्टल। उद्यम सखी पोर्टल उद्यम को प्रमोट करने के लिए है, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए है, और किसके लिए, स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। आप यहाँ पे एक फीमेल एंटरप्रेन्योर को देख सकते हैं। सो उद्यम सखी, हमें दो चीज पे ध्यान देना है, एक तो उद्यम पोर्टल विच इज प्रोमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप एंड सखी पोर्टल नाम है, तो उद्यम सखी। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हम सेकंड स्टेटमेंट पर चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द पोर्टल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल स्कीम्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स स्पेसिफिकली फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द MSME सेक्टर। अभी मैंने तुम्हें समझाया ही कि उद्यम सखी पोर्टल विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को MSME सेक्टर में प्रोमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया है, सो 2 इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज डिजाइन मेनली टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड फॉर MSMEs। अब जरा इस स्टेटमेंट पे ध्यान दो कि क्या सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड को ही फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जाएगा। दिस शुड नॉट बी नेसेसरी ना, लोकल लेवल पर भी ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वैसे भी MSME जो होते हैं इनका इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कुछ ज़्यादा नहीं होता है, एंड दैट्स वाई ये स्टेटमेंट गलत है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, वेट, चलिए अब हम उद्यम सखी पोर्टल के बाकी डिटेल्स को चेक करते हैं। सो उद्यम सखी पोर्टल इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने 2080s में।
2018 में, नॉट 80 सॉरी, 2018 में इसका मेन पर्पस उद्यम सखी पोर्टल का होगा टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन एमएसएमई सेक्टर्स। अब क्या क्या फीचर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो एंटरप्रेन्योरशिप को नर्चर करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने के, अगर मान लो कि कोई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है या वुमेन इंडिविजुअली भी काम करना चाहती हैं, तो इन दोनों को सपोर्ट किया जाएगा उद्यम सखी पोर्टल से कि वो अपने बिजनेस को बना सकें, ग्रो कर सकें। और बाकी हमारा उद्यम सखी पोर्टल क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा हमारे उद्यम सखियों को जो विमेन एमएसएमई में उद्यम करना चाहती हैं, तो इट वुड प्रोवाइड एंटरप्रेन्योरशिप लर्निंग टूल्स, इंक्यूबेशन फैसिलिटीज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मेंटोरशिप, वन ऑन वन इन्वेस्टर मीट, मतलब वो सारी चीज़ें जो कि एक न्यू एज एंटरप्रेन्योर को चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें। Here you can also see the new classification of MSME as per the Union Budget 2024। इसको आप देख सकते हैं, इस डाटा को ज़्यादा डिटेल में इसको जानने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट टू प्रशांत सर, जो आपको इकोनॉमिक्स के क्लासेस में भी ये चीज़ बताएंगे। नेक्स्ट इज अन्न चक्र। नेक्स्ट अन्न चक्र है, यहाँ पे आप पीआईबी का एक न्यूज क्लिप ये देखो, दैट द सेंटर इंप्लीमेंट्स अन्न चक्र सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल इन 31 स्टेट्स एंड यूटीज अक्रॉस इंडिया। अन्न चक्र एक सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है जिससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, या जिसको हम राशन की शॉप बोलते हैं, इस राशन की दुकानों को यहाँ पर जो फंक्शनिंग है, ओवरऑल फंक्शनिंग, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन से निकलकर पीडीएस शॉप तक पहुँचने के प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए, और हर रेशन में, जैसे आप यहाँ नागालैंड देख सकते हैं, आप यहाँ पे नागालैंड के साथ साथ बाकी इंडियन स्टेट्स को देख सकते हैं कि इन सारी इंडियन स्टेट्स में किस तरह से इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है। ठीक है, सो अक्रॉस द नेशन, आसाम में, उड़ीसा में, है ना, आप जम्मू एंड कश्मीर में देख सकते हो, यूटी में, बाकी बड़े स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, मिजोरम, बिहार में भी, सो सब जगह इस चीज़ को अप्लाई किया जाएगा अन्न चक्र को, जिससे कि पीडीएस सिस्टम, राशन का जो प्रोसेस है, राशन की दुकानों तक राशन पहुंचना एंड एवरीथिंग, इट शुड बिकम ईजियर, यूजर फ्रेंडली हो सके। पहला स्टेटमेंट क्या, अन्न चक्र इज अ सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल अंडर इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यस, वी कैन फाइंड इट करेक्ट फ्रॉम द न्यूज क्लिपिंग एज वेल। सेकेंड क्या, इट हैज़ बिन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड आईआईटी दिल्लीज फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, FITT। ये भी करेक्ट है। अब ये फैक्ट ना आपको ध्यान में रखना है रिवीजन से, कि इसको डेवलप जो किया गया उसके लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, IIT दिल्ली फाउंडेशन फॉर इनोवेशन, IIT दिल्ली फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, इनके सहयोग से इसे डेवलप किया गया है। द इनिशिएटिव इज स्पीयरहेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। वैसे अन्न की बात हो रही है, बट अन्न चक्र इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू फार्मर्स, सिंस डायरेक्टली ये फार्मर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसे नहीं देख रहा, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब इसे कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये इस प्रोग्राम को, अन्न चक्र प्रोग्राम को देखेगा। वो मैंने यहाँ मेंशन भी तुम्हारे लिए कर दिया, दैट इज स्पीयरहेडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपके लिए एक और टास्क किया, यू वुड टेल मी द नेम ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनके बारे में आप मुझे बताओगे। लॉन्चिंग की बात करें तो ये पिछले साल ही लॉन्च हुआ था गाइस, तो काफी इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ एक और चीज भी लॉन्च किया गया था, स्कैन पोर्टल। स्कैन मीन्स सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA, मतलब सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन क्या हो गया, जैसे स्टेट्स जो होती हैं दे ऑल्सो प्रोवाइड द सब्सिडी, बट सेंटर उनको अगर वो सब्सिडी वापस करेगा तो इसके लिए एक सिंगल विंडो सबमिशन फॉर सब्सिडी क्लेम बाय स्टेट्स, कि स्टेट्स बोलेगा कि भैया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग हमने जो सब्सिडी दी थी, सेंटर हमें ये सब्सिडी वापस कर दे। अब इसके लिए एक सिंगल पोर्टल, सिंगल विंडो पोर्टल होना चाहिए, उसी पोर्टल का नाम क्या रखा गया है, स्कैन। सो दिसंबर 2024 में दो चीजें लॉन्च की गई, एक अन्न चक्र जिससे कि सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा, दूसरा स्कैन पोर्टल जिससे स्टेट्स को सब्सिडी जो चाहिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आप इसको मेंस के लिए याद रखिएगा और प्रीलिम्स के लिए भी, दोनों चीज के लिए, फूड सिक्योरिटी के केस में। बाकी हम अन्न चक्र की वर्किंग की बात करें कि यह अन्न चक्र वर्क क्या करता है, तो देखो यहां पर ना अन्न जो पोर्टल है, अन्न चक्र पोर्टल है या स्कैन पोर्टल है, यहाँ पे ये ध्यान रखा गया है कि एडवांस एल्गोरिथम का, डिजिटाइजेशन का, कंप्यूटर्स का यूज किया जाएगा, जिससे कि अराउंड 4.37 लाख फेयर शॉप्स जो हैं अक्रॉस इंडिया। दिस इज वेरी एक्चुअली अ प्राइड मोमेंट एज वेल एज ए चैलेंज, क्योंकि चैलेंज भी है कि हमारे यहाँ इतने सारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैं, ये भी शो करता है कि हर कोई हमारे यहाँ अभी भी खुद से मार्केट से खरीद कर फूड खा पाने में समर्थ नहीं है, एबल नहीं है। और अच्छी बात हमारे लिए प्राइड भी है कि हम इन सबको भी फूड प्रोवाइड करते हैं पीडीएस के थ्रू। सो इन सब को मैनेज करने के लिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम
फ्रॉम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाज गोडाउन्स टू पीडीएस शॉप्स। हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को या रोड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को पीएम गति शक्ति पोर्टल को इंक्लूड करना, ये सारी चीज़ अन्नचक्र पोर्टल में इंक्लूड किए गए हैं। सो एडवांटेजेस की हम बात करें कि हम मेंस में क्या एडवांटेजेस लिख सकते हैं फूड सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस में, दैट इट वुड ओवरऑल इंप्रूव द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इन इंडिया, जहां पे लगभग 81 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। दैट्स रियली अ गुड थिंग, बट अगेन याद रखना चैलेंज भी है, सेम चीज। It would reduce the fuel consumption, it would provide the timely delivery of the public distribution system foods, जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं या जो भी हमारे सिटीजन्स हैं जो इससे बाहर हैं, उसको इंक्लूड किया जा सकेगा, स्टेट की भी सब्सिडी को डील किया जा सकेगा। ये सारी चीज़ें इसके एडवांटेजेस में काउंट हो सकती हैं। चलिए, ये आज के हमारे प्री सिक्योर के टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं। अब हम 22 अगस्त को, जो मैंने लास्ट वीक फ्राइडे को आपको प्री सिक्योर करवाया था, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जरा हम ये देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन रिलेटेड था टोंगा से रिलेटेड। तो हम टोंगा की बात करें तो टोंगा इज अ पॉलिनेशियन कंट्री लोकेटेड इन द साउथ पैसिफिक ओशन। आप यहाँ मैप में देख सकते हो, ये पैसिफिक ओशन है और यहाँ साउथ पैसिफिक में आपको टोंगा दिख रहा है। अगर टोंगा की बाउंड्री जानना चाहो तो यहाँ आपके पास मैप है, यू कैन चेक द बाउंड्री ऑफ टोंगा। ऑस्ट्रेलिया को यहाँ साथ में देख लो, ये साउथ पैसिफिक ओशन है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया साउथ वेस्ट में पड़ रहा है टोंगा के। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड क्या? द आइलैंड इन टोंगा आर ए मिक्स ऑफ वोल्केनिक एंड कोरल लाइमस्टोन ओरिजिन विद द वेस्टर्न आइलैंड बीइंग वोल्केनिक। जो वेस्टर्न आइलैंड है ना वो सच में वोल्केनिक है और थोड़ा ज़्यादा हाइट क्या है इसके कंपेरिजन में जो ईस्टर्न आइलैंड है टोंगा के, वो लोअर हाइट्स पे होते हैं। द सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। एक और चीज जो आप याद रखिएगा टोंगा के लिए कि दिस इज द ओनली पॉलिनेशियन कंट्री विच हैज अवॉइडेड कॉलोनाइजेशन बाय एनी फॉरेन पावर। ऐसी चीजें ना कभी कभी प्रीलिम्स में आ सकती हैं कि टोंगा इज द ओनली पॉलिनेशियन कंट्री विच अवॉइडेड कॉलोनाइजेशन बाय फॉरेन पावर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन में भी कॉलोनाइजेशन हो रखा था। बाकी भी इन जो पॉलिनेशियन नेशंस हैं आसपास के, वहां भी कॉलोनाइजेशन हुआ था एक्सेप्ट टोंगा। सो दिस इज ए यूनिक थिंग एंड यू शुड रिमेंबर अबाउट इट। द सेकेंड स्टेटमेंट जो द सेकेंड क्वेश्चन 22 अगस्त का जो सेकेंड क्वेश्चन था वो था पट्टचित्र पेंटिंग के ऊपर। अब सबसे पहले आप यहाँ पट्टचित्र को देखें जहां पर लॉर्ड प्रभु जगन्नाथ को दिखाया गया है। अब इससे एक चीज तो आधा हो गया कि पट्टचित्र पेंटिंग वो इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स उड़ीसा, बंगाल, इन रीजन्स में ज्यादा किया जाता है। नाम है पट्टचित्र, तो यहाँ पे पट्ट इट इज रेफरिंग टू द क्लोथ, ये क्लोथ को रेफर कर रहा है, और चित्र मतलब पेंटिंग जो कि हाथ से की जाती है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग जहाँ पे मैंने महाराष्ट्र एंड गुजरात लिखा था, दिस इज रॉन्ग। ये उड़ीसा में बेसिकली प्रैक्टिस किया जाएगा। उड़ीसा के साथ साथ बंगाल में भी पट्टचित्र प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे स्पेसिफिकली पटुआ स्क्रॉल पेंटिंग भी बोलते हैं बंगाल में, पटुआ स्क्रॉल पेंटिंग। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट क्या था? द टर्म पट्टचित्र कंबाइंस पट्ट मीन्स क्लॉथ एंड चित्र मीन्स पिक्चर इन संस्कृत। यस, इट इज करेक्ट। These paintings are known for their intricate details, आप देख सकते हो, vibrant colors, narrative depiction of Hindu mythology, particularly scenes from the Jagannath and Vaishnava cults. Yes, correct. ये हिंदुइज्म सनातन धर्म से रिलेटेड कहानियों, उनसे रिलेटेड फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ लोकल फोक लोड्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। प्रभु जगन्नाथ के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण, माँ दुर्गा, माँ काली और लोकल फोक लोड्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। सो ऑल दिस टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर क्या होगा हमारा? 2 and 3 ओनली। बंगाल में भी पट्टचित्र प्रैक्टिस किया जाता है जिसे पटुआ स्क्रॉल पेंटिंग भी बोलते हैं, ये चीज भी याद रखिएगा। अब आपके लिए अच्छा हाँ, अगेन अ रिमाइंडर फॉर स्मार्ट आईएएस यूपीएससी, जहां पे हम लोग प्री सिक्योर 1 सितंबर से इसी चैनल पर करेंगे। अब आपके लिए आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया से रिलेटेड। सो यू वुड स्टडी अबाउट द कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया। जितने कॉफी हमारे लवर्स हैं, जिनको कॉफी ज़्यादा पसंद है, उनको ये क्वेश्चन करने में और ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट भी लगेगा। एंड दूसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से रिलेटेड। सो दिस टू आर द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर टुडे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया। फिर हम लोग ट्यूजडे को प्री सिक्योर के नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सो टिल देन स्टडी वेल, टेक केयर, जय हिंद।